नमस्कार दोस्तों, उद्यन आईएएस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सीरीज़ शुरुआत करने जा रहा हूं। इस सीरीज़ में सबसे पहले जनरल साइंसेस जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड उसके बाद इनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा। विगत वर्षों में आपने यूपीएससी एंड बीपीएससी में देखा होगा कि इस पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहला मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें से पहला चैप्टर है मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इसमें हमें बेसिकली पार्टिकल्स के फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके कंपोजिशंस, उनके स्ट्रक्चर्स और उनमें होने वाले फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और साथ ही साथ उसमें एक्शन और रिएक्शंस के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने करने से पहले एक पॉइंट को जान लेते हैं, जिसे मैटर। मैटर किसे बोलते हैं? तो मैटर उन पदार्थों को बोलते हैं जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होना चाहिए, और प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बात करें तो उनमें जड़ता का गुण होना चाहिए, और साथ ही साथ ऊर्जा के द्वारा जिस पदार्थ का हम विभाजन कर सके, जिसकी स्थिति में परिवर्तन कर सके, वो मैटर्स के कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हम नीचे मेंशन किया हूँ, जल, वायु, कागज, पेन, ईटीसी। ये सारे एग्जाम्पल्स मैटर के हुए हैं। अब जानते हैं कि मैटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैटर कैसे बनते हैं। तो बेसिकली मैटर सूक्ष्म पार्टिकल से बनते हैं, और अगर और हम बेसिक स्तर पे जाएँ तो एटम और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे नीचे आप देखोगे कि मैंने एक स्ट्रक्चर्स बना के रखा हूँ। इस स्ट्रक्चर्स में देखोगे कि ये जो आपका स्फेरिकल फेस है, इसके बीच में डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस मटेरियल बाय मटेरियल चेंज होते हैं, मैटर बाय मैटर चेंज होते हैं। तो इस डिस्टेंस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। जिनके डिस्टेंस जितना कम होता है उतना स्ट्रांग फोर्स होता है, जिनके डिस्टेंस जितना ज़्यादा होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसमें उतना कमज़ोर फोर्स होता है। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं, जिसके कारण ये आसपास इकट्ठा रहते हैं। इस अट्रैक्टिव फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। तो चलिए इस फर्स्ट पेज में मैं जो डिस्कस किया हूँ उसको एक बेसिक समराइज कर देता हूँ। मैंने मैटर एवं उसकी फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किया हूँ। मैटर वो चीज़ है जिसमें द्रव्यमान आयतन हो और प्रॉपर्टी के हिसाब से जड़ता का गुण हो, और ऊर्जा के द्वारा जिसका हम विखंडन कर सके। और फॉर्मेशन के लेवल पे मैंने आपको बताया कि जिसमें सूक्ष्म पार्टिकल जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना होता है। डिस्टेंस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज़्यादा होगा उतना कम फोर्स लगेंगे, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को बेसिकली दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है, एक फिजिकल भौतिक, दूसरा रासायनिक केमिकल। तो भौतिक में बेसिकली 5 फेज होते हैं। तो 5 फेज में मैं 3 फेज समांतर स्तर पे जो स्टडी करते हैं उसको पहले डिस्कस करूंगा, और इसमें 2 फेज और होते हैं जो कि असमान स्तर पे होते हैं, जिसको हम लोग एक को प्लाज्मा बोलते हैं और एक को हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में बीईसी पार्टिकल बोलते हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। रासायनिक लेवल पे दो तरह के होते हैं, एक शुद्ध, दूसरा मिश्रित मिश्रण। शुद्ध में भी दो पार्ट है, तत्व एवं यौगिक। तत्व में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे धातु के बारे में डिटेल से, अधातु, उपधातु, और यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक। ये इंपॉर्टेंस है जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। मिश्रण में हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है, दूसरा अनहोमोजेनियस। इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये 5 पार्ट है। समानतः हम 3 ठोस, द्रव और गैस एक साथ पढ़ेंगे, और लास्ट में प्लाज्मा एंड बीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सॉलिड, लिक्विड एवं गैस के बारे में जानते हैं, और इसमें क्या डिफरेंसेस है प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसके फिजिकल कंपोजिशन के हिसाब से, लिक्विड बिहेवियर के हिसाब से, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी के हिसाब से और एनर्जी के हिसाब से। इसको एक बार देख लेते हैं। पार्टिकल के हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो पार्टिकल सॉलिड में जो टाइटली पैक होते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, एंड लिक्विड में क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। शेप के हिसाब से देखें तो सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का भी शेप नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं रहते हैं। जिस कंटेनर में आप डालोगे वैसा शेप ये ग्रहण कर लेता है। और गैस में भी सेम बात है, इसको भी जिस कंटेनर में आप डालोगे वो वैसा ही असेंबल हो जाते हैं। अगर आप वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम फिर से सॉलिड का फिक्स होगा। लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है,
फिक्स होता है, जितना फिक्स जिस कंटेनर में रखोगे तो अपने वॉल्यूम के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, कंटेनर बड़ा हो या छोटा हो। लेकिन गैस के कम केस में क्या होता है कि जिस कंटेनर में रखोगे वो पूरे कंटेनर में ऑक्यूपाई हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसके नॉट फिक्स होते हैं। तो वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं रहता, कंटेनर बाय कंटेनर चेंज होते रहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रिजिडिटी के हिसाब से देखोगे तो सॉलिड में जो रिजिडिटी है वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांगेस्ट होता है। उसके बाद देखोगे तो लिक्विड में जो रिजिडिटी होता है वो सॉलिड और गैस के बीच में होता है, तो हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट होता है। और आप अगर गैस में देखोगे तो ये वीक होता है, वीकेस्ट होता है। तो हम रिजिडिटी भी देख लिए, फ्लूइडिटी के हिसाब से, फ्लो ऑफ मटेरियल के हिसाब से देखा जाए तो सॉलिड तो फ्लो नहीं करता, कोई चांस ही नहीं है, नॉट ए चांस, कोई चांस नहीं इसका फ्लो होने का। बट लिक्विड में देखोगे तो ये इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फ्लो होता है। और गैस में तो फ्लो सबसे ज़्यादा है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये फ्लो करेगा और ज़्यादा करेगा, इसमें भी फ्लो है। ओके, कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल है, इसको कंप्रेस नहीं करते तो नो। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं स्लाइटली, तो स्लाइट कंप्रेसिबल है। और गैस तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, तो ये हाई कंप्रेसिबल होते हैं। सो डेंसिटी के हिसाब से देखोगे तो सबसे क्लोजली पैक्ड कौन होते हैं, सॉलिड। सॉलिड क्लोजली पैक है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम है, तो हम बोल सकते हैं इसकी डेंसिटी हाई होती है। एंड इसका क्या होगा, लो होगा लिक्विड के बीच में। और गैस के बीच, गैस में देखोगे तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस तो ज़्यादा होता है, तो इसका वेरी लो होता है। अब डिफ्यूजिटी के हिसाब से देखोगे कि डिफ्यूज करना है मुझे किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो सॉलिड को डिफ्यूज करना बहुत ही मुश्किल से। लिक्विड को डिफ्यूज कर सकते हैं बट इसमें भी कम डिफ्यूजन का चांस है, बट गैसेस को डिफ्यूज करना आसान है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं हाई हाई डिफ्यूजिटी होता है गैसेस का। काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो फिर से मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड है, पास पास है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी कम होते हैं, तो लो बोल सकते हैं, इसके हम लोग इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। एंड गैस का काइनेटिक एनर्जी हाई बोल सकते हैं क्योंकि इसके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम है, इसलिए ये रेंडमली मूव कर सकते हैं और इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाई होता है। तो आप इसके एग्जांपल्स देख लो, जैसे सॉलिड का एग्जांपल देखोगे तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। फ्लूइड्स तो ऑल लिक्विड्स, जितने भी टाइप के लिक्विड तो सारे फ्लूइड की कैटेगरी में आगे। गैसेस में देखोगे O2 CO2 SO2 NO2 ETC, दीज आर द गैसेस। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसमें भी सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में हमें गैस के बारे में डिटेल से भी स्टडी करना है। और गैसेस में क्या होता है कि गैसेस में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन ज़्यादा होता है, और जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इस पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग उस गैसेस का नियम देखेंगे कि कौन से पैरामीटर को फिक्स करने पे गैस का बिहेवियर कैसा होगा, ये डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लॉ है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में बेसिकली जो देखने वाले वो पी और वी के बीच में रिलेशन देखने वाले। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशंस कैसे एग्जिस्ट करेंगे बॉयल्स लॉ के हिसाब से, उसको एक बार समझते हैं। तो पहले बॉयल्स लॉ को क्या करना है, पीवी रिलेशन लाने की, तो आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए। देन आप रिलेशन देखोगे तो प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होता है वो उसके इन्वर्स रिलेशंस होते हैं। अब प्रेशर्स इन्वर्स रिलेशन शो कर रहे हैं, तो अगर आप इसका रिलेशन देखोगे तो पीवी बराबर एक कांस्टेंट आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, राइट। ओके, और इसी बिहेवियर की वजह से हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे गैस को कंप्रेस करना हो तो वो आसान पड़ता है। कैसे, क्योंकि आपने प्रेशर को इंक्रीज कराते जाना है, तो गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता था, तो इजीली कंप्रेस हो जाएंगे। और एलपीजी जो गैस होता है उसको सिलेंडर में इसी पद्धति से हम लोग कंप्रेस करके एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ओके, और इसके एक और रिलेशंस हम लोग देख सकते हैं। तो एक कंटेनर में मैंने रखा तो उसका प्रेशर, लेट्स सपोज दिस इज योर वन कंटेनर, इसमें उस गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और मैंने कोई गैस X रखा। फिर से दूसरे वॉल्यूम का मैंने कंटेनर ले लिया, इसमें देखा प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 हो गया और गैस सेम है। बट कंडीशन इन दोनों में क्या, इसका भी टेम्परेचर मैंने T रखा, इसका भी टेम्परेचर T रखा, सेम टेम्परेचर पे। तो क्या हुआ इस केस में कि P1 V1 मतलब कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से रहेगा
कि सेम टेम्परेचर पे इसके P1 V1 बराबर P2 V2 एग्जिस्ट करेंगे। ये रिलेशंस आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो बॉयल्स लॉ आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि ये रिलेशंस देता है एक निश्चित दाब एवं वॉल्यूम के बीच में किसी गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ये चीज़ हमने डिटेल से देख ली। नेक्स्ट जो रोल है हमारा लॉ है वो चार्ल्स लॉ है, और चार्ल्स लॉ में हम डिस्कस करने वाले वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशंस के बारे में। तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशंस देखने के लिए हमें सबसे पहले प्रेशर को एक निश्चित करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ऑब्जर्वेशन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो फिर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो V/T बराबर कांस्टेंट। ओके, सो हमने क्या किया, दो कंटेनर लिया। एक कंटेनर का वॉल्यूम V1 था, इसका टेम्परेचर T1। मैंने दूसरा लिया, वॉल्यूम V2 था, इसका टेम्परेचर 2 था। बट कंडीशन क्या है कि दोनों होना चाहिए वो सेम प्रेशर पे होना चाहिए। अगर दोनों सेम प्रेशर पे है तो एक रिलेशन होल्ड करेगा V1/T1 बराबर V2/T2। मतलब आप अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तभी वो जो कांस्टेंट है वो सेम रहने वाले हैं। तो इसी रिलेशन से एक कॉन्सेप्ट निकला जिसको बोलते हैं एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर। और एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या होता है, ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। सो आगे अगर आप जब डिस्कस करेंगे, एक और मेरे पास प्रॉपर्टी फेजेज है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो इसी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के 10 लाखवें भाग के टेम्परेचर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो फिर वो प्लाज्मा जैसा बिहेव करता है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशन देखा एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास है गैलुसाक लॉ। और गैलुसाक लॉ क्या देता है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। और पीटी रिलेशन निकालना है तो आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम अगर आप कांस्टेंट करते हैं तो प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशंस डायरेक्टली आता, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इट मीन्स डैट आप क्या बोल सकते हैं कि P/T फिर से कांस्टेंट रहेगा कि। तो सेम वॉल्यूम आपको रखना है, तो मैंने दो कंटेनर सेम वॉल्यूम का रखा यहाँ पे, और एक में प्रेशर P1 है तो यहाँ का टेम्परेचर T1 था। सेम वॉल्यूम में प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 था। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तभी वो इस लॉ को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो P1/T1 बराबर P2/T2। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और लॉ है जिसको एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं। एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है कि किसी भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर आप दो कंटेनर ले लो, इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है टी एंड पी, एंड इसका भी टी एंड पी सेम है। तो इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है। तो इसमें बताया क्या गया कि इसके मॉलिक्यूल्स भी वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बोला गया है। तो V1/N1 इजकल टू V2/N2। इट मीन्स दैट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सो एवोगाड्रो लॉ क्या बोला कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है और वॉल्यूम सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये एवोगाड्रो लॉ का कहना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इन लॉज के बेसिस पे हमने एक आइडियल गैस सोचा है। ये गैस रियल में एग्जिस्ट करते हैं ऐसा पता नहीं, इसको हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। और ये आइडियल गैस इस लॉज पे बेस्ड है। इसमें कौन कौन से लॉ यूज होने वाले हैं, तो बॉयल्स लॉ एक, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, इन तो तीन लॉज के बेस पे आइडियल गैस इक्वेशंस बनाया गया है। तो बॉयल्स लॉ क्या था, बॉयल्स लॉ था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। और चार्ल्स लॉ क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एंड एवोगाड्रो लॉ क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो तीनों को मैंने कंबाइन किया तो आपके पास क्या आया, ये रिलेशन आया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। सो इसको बाद सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट पुट किया जिसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, और इक्वेशन बन के आया PV इजकल टू nRT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशंस। ये तभी वैलिड होंगे जब बॉयल, चार्ल्स और एवोगाड्रो लॉ सेम टाइम पे फॉलो होंगे। आर को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.134।
सो इसकी वैल्यू 8.31 सॉरी 8.31। सो इस वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशंस को इस वैल्यूज़ को आप याद रख सकते हैं, और ये ऐसा ही यूनिट में है। इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, नेक्स्ट जो लॉ है वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो रासायनिक रूप से उदासीन गैस है उसको अगर हमने तीन अलग अलग कंटेनर में रखा हो और उस कंटेनर का वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम है, तो उसके जो प्रेशर्स होंगे, अगर एक्स गैस है तो उसके प्रेशर को मैंने पी एक्स बोला, वाई है तो इसको पी वाई, जेड है तो पी जेड, और इस गैस को हम लोग आंशिक प्रेशर बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। और इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर दो, ये उदासीन है तो रिएक्शन नहीं करेंगे, तो टोटल जो प्रेशर आएगा वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल थ्री गैसेस विच वर कैप्ट इन अ डिफरेंट कंटेनर। ओके, हम बोल सकते हैं पी बराबर पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जनरली जो गैस को इकट्ठा किया जाता है, और गैस को इकट्ठा किया जाता है आपको लिक्विड के ऊपर इकट्ठा किया जाता है, लिक्विड सरफेस के ऊपर। लेट्स सपोज दैट दिस इज योर कंटेनर और यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, इसके ऊपर गैस को इकट्ठा किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे पृष्ठीय तनाव आता है। तो टोटल जो प्रेशर हमारा आएगा पी टोटल, वो होता है जो गैस ड्राई था, ड्राई गैस का प्रेशर प्लस इस लिक्विड सरफेस जो इस गैसेस के कांटेक्ट में, इसके वजह से भी प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसके वजह से प्रेशर, जिसको हम लोग पृष्ठीय या जलीय तनाव बोलते हैं, एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं जलीय तनाव। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल प्रेशर होगा। बस ये पॉइंट कभी कभी आप एग्जाम से पूछ सकता है कि किसी गैस को लिक्विड के ऊपर स्टोर किया गया है तो टोटल प्रेशर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, जो ड्राई गैस था उसका प्रेशर प्लस जो एक्वस टेंशन आया उस गैस को उसके लिक्विड के सरफेस में कांटेक्ट में आने से उसको ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर हमें मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, हमारे पास और कुछ लॉज हैं उसको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो गैस का डिफ्यूजन कैसे होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस रेट से हो रहा है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास होता है। जो एम यहाँ पे ये मोलर मास है, एक मोल का मास है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का लॉग ग्राम ने क्या दिया कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। फिर इसके रिलेशंस को आप देखोगे तो R1/R2 बराबर होगा √M2/M1। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये काम का है। और बेसिकली इसका यूज किसके लिए करते हैं ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को, जो आइसोटोप्स होते हैं उसको अलग करने के लिए, जैसे कार्बन का आइसोटोप्स है उसको सेग्रीगेट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे गैस के लिए ले सकते हैं, ऑक्सीजन का आइसोटोप है, ओजोन है, ऑक्सीजन के आइसोटोप, नाइट्रोजन का आइसोटोप से, इन सब के आइसोटोप्स को अलग करने के लिए हम ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होगा, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, सॉलिड से लिक्विड कैसे जाएगा, जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लिक्विड से गैस जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या डायरेक्ट सॉलिड से गैस जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड जाने की प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्ट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आइस से वाटर बनना। और लिक्विड से सॉलिड आने की प्रोसेस को फिर क्या बोलते हैं, ये फ्यूज हो रहा है, इसको फ्यूजन बोलते हैं या फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीज हो गया। नेक्स्ट जो बोला जाए लिक्विड से गैस जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग होना या इवेपोराइजेशन से भी यूज करते हैं। और गैस से लिक्विड आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंस हो रहा है, संघनन जिसको बोलते हैं। अब आया कि सॉलिड से अगर कोई डायरेक्ट गैस बन रहा है या गैस से कोई डायरेक्ट सॉलिड हो रहा है, जो बीच वाले स्टेट है लिक्विड उसको स्केप करते हुए, ऐसे प्रोसेस को कुछ और नाम है जिसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। और डायरेक्ट अगर गैस से सॉलिड आना है इसको डिपोजिशन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के नेम से ओरिएंटेड कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इसे याद रखोगे तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। अब इसमें समझते हैं, हमने प्रोसेस तो समझ गया। तो बेसिकली पदार्थ के जो भौतिक अवस्थाएं वो चेंज कैसे होते हैं उसका निर्धारण कौन करता है, तो वो तापमान, टेम्परेचर एंड प्रेशर के हिसाब से उसके तापमान का हम लोग, उनके फिजिकल स्टेट को हम लोग चेंज देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए
कि आप ऐसा समझिए कि एक कोई ठोस पदार्थ है, उसको द्रव में परिवर्तित होना है, तो ठोस से द्रव में परिवर्तित जिस टेम्परेचर पे होगा उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ठोस में उसके अणु के कण पास पास रहते हैं, अगर आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से उस अणु के कण के बीच वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने से इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और ये मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स कमज़ोर होते जाएंगे और पृथक्करण फोर्स बढ़ते जाएंगे। तो फिर ये इसी तरह से ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं और जिस पॉइंट होता है उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट जैसे समझते हैं कि आपको द्रव से गैस में किसी पदार्थ को कन्वर्ट करना है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से फिर से इसके मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस फिर से बढ़ेगा और इतने बढ़ जाएंगे कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो फिर वो स्वतंत्र हो जाएंगे, तो इसी को गैस बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये ऐसा होगा उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट जैसे आपसे बोला जाए कि अगर आप ऐसा करो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस पे ले जाओ, तो फिर से टेम्परेचर दो कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बीच वाले इंटरमीडिएट स्टेट को छोड़ के डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं या गैस से सॉलिड में आ जाते हैं। इसको भी हम समझते हैं। बट इन सब का यूज क्या है और कहीं पे ये हेल्पफुल क्या है हमारे डेली लाइफ में, तो उसको समझिए। जैसे आपसे बोला जाए कि किसी भी पदार्थ जो गैसीय अवस्था में है और उसको आप ऊपर से प्रेशर डालो, लेट्स सपोज दैट ये आपका गैसेस है, गैस अवस्था में, और आप ऊपर से इस पे एक पिस्टल के हेल्प से इस पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो अगर आप अत्यधिक प्रेशर डालोगे तो उसके अणु के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, कम होते होते ये इतने स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाएंगे कि अपने फेज चेंज कर लेंगे। तो गैस से ये किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और लिक्विड में कन्वर्ट होने से बस इसके फेज चेंज हुए, लेकिन इसके केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुए, ये ध्यान रखिएगा। बस इनका क्या चेंज हुआ है इस प्रोसेस में? ओनली फेज चेंज हुआ है। मतलब फिजिकल परिवर्तन तो आया, नो केमिकल चेंजेस, केमिकल परिवर्तन कुछ नहीं आया। तो जैसे एलपीजी जो होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि आप उसको हाई प्रेशर पे क्या करिए, कंप्रेस कर दीजिए और कंप्रेस होने के बाद वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे गैसेस को हम एक छोटे से कंटेनर में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाद में फिर से ये क्या होता है, इसकी केमिकल चेंज तो हुआ नहीं, फिजिकल चेंज हुआ है। तो फिजिकल चेंज हुआ है तो फिर क्या कर सकते हैं हम, जैसे फिर से उसको रिलीज करेंगे तो गैसेस स्टेट में आ जाएंगे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पॉइंट में जो आपको शुरुआत में बताया था कि ये तीनों स्टेज जो समांतर हमारे सरफेस पे होते हैं, उसके अलावा हमारे पास दो और फेजेस हैं जिसको प्लाज्मा और बीईसी बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो वन बाय वन समझते हैं। तो प्लाज्मा होता क्या है? ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है और ये बनता कैसे है? तो जब गैस को आप क्या करिए, आयोनाइज कर दीजिए। आयोनाइजेशन का मतलब आइंस में ब्रेक करना। तो जब गैस आयोनाइज हो जाता है, आयनित गैस को ही प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा एक ऐसा पार्टिकल है जो आयनित गैस का मिक्सचर होता है। आयनित गैस, आयनित गैस का मतलब इसके पास क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे, जो लगभग बराबर होते हैं। ओके। तो इसकी जो डेंसिटी होगा वो गैस और लिक्विड के बीच का होता है। और जब प्लाज्मा को डी आयोनाइज करिए तो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक आयनित गैस है, तो इसका कोई शेप एंड साइज होगे नहीं जैसा गैस का था। बट ये आयनित है तो इसमें इसका मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा। तो जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में इस आयनित गैस को लगोगे तो ये कैसा दिखेगा, एक फिलामेंट या पुंज ऑफ लाइट की जैसा वो नजर आएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कैसे समझेंगे, तो जैसे आप बल्ब में या फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है उसके अंदर हम लोग गैसेस डालते हैं। वो कैसा गैस रहता है, नियॉन और हीलियम होता है। वो क्या होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से गैस आयोनाइज हो जाता है, वो प्लाज्मा फेज में चला जाता है। और कैसा प्लाज्मा होता है, चमकीला प्लाज्मा बनता है जिससे मुझे लाइट की अनुभूति होती है। अगर ये इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के जैसा भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप प्लाज्मा के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। ये क्या होता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। और इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने के लिए जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर था उसके 10 लाख में भाग तक किसी पदार्थ को ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद जो फेज आएगा उसी को हम लोग बीईसी बोलते हैं। और बेसिकली इसका यूज मॉडर्न केमिस्ट्री या मॉडर्न सोसाइटी में कैसे करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज कर रहे हैं। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे बीईसी के बारे में। इसके बारे में उतने डिटेल्स हमें पढ़ना नहीं है, जो बेसिक आइडिया था मैंने आपको दे दिया।
सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कल के लेक्चर्स में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करूंगा और साथ में प्रीवियस ईयर में जो बीपीएससी एंड यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट इस चैप्टर के बेस पे उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।